डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग अपने वीडियोस को आजकल कंटेंट बेस रख रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में हल हो सके। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में एक प्रश्न दिया था कि कलरव महोत्सव बिहार के किस ज़िले में मनाया गया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसके उत्तर अपने कमेंट में दिए, तो बिल्कुल सही, कलरव महोत्सव बिहार के जमुई ज़िले में नकटी पक्षी विहार में मनाया गया। सही आंसर है आपका। आज का प्रश्न आज के वीडियो के अंत में आपके लिए दिया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज बोर्ड पे आपके लिए टॉपिक कौन सा चुना है, तो आज मैंने टॉपिक चुना है आपके लिए प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध। देखिए, युद्ध जिसे हम वार या बैटल कहते हैं, ये 2-3 कारणों से प्रमुखता लड़े गए। पहला कारण था साम्राज्य विस्तार, दूसरा कारण था सर्वोच्च शक्ति खुद को साबित करना, और तीसरा कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। युद्ध वैसे तो बहुत हुए, लेकिन हम लोग आज उन युद्धों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जिनसे पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग वैसे ही कुछ युद्ध के कुछ कंटेंट आपके लिए लाए हैं और एक एक करके इन युद्धों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सबसे पहले जिस युद्ध को चुना है वो है हाइडेस्पियस का युद्ध। हाइडेस्पियस का युद्ध, जिसे हम वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मकदूनिया जो कि यूनान में है, वहाँ के राजा सिकंदर ने अपने विश्व विजय अभियान के तहत जब भारत का रुख किया तो सबसे पहले वो तक्षशिला पहुँचे। उस समय तक्षशिला में राजा आम्भी थे। आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, उन्हें सहायता का आश्वासन दिया, और हम कहें अगर एक शब्द में तो सिकंदर की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर ली। लेकिन इसके बाद जब सिकंदर और आगे बढ़े और झेलम नदी के तट पर पहुंचे, जिसे प्राचीन काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ सिकंदर का मुकाबला वहाँ के शासक पुरु से हुआ। पुरु जिनकी सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उनके हिम्मत और हौसले बहुत बड़े थे, और वो सिकंदर के विशाल सेना की सामना करने के लिए झेलम नदी के तट पर खड़े हो गए। सिकंदर से युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन जीतने के बाद भी उसने स्वयं ये बात स्वीकार की कि पोरस की ये वास्तविक जीत थी, उसकी हिम्मत की जीत थी। पुरु को पोरस और सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अलेक्जेंडर या पोरस या सिकंदर और पोरु और वितस्ता या हेपेस्डिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए पहले युद्ध जो सिकंदर और पुरु के बीच हुआ। पुरु हार गए और सिकंदर विजय हुए। दूसरा युद्ध जो हम देखते हैं वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग जो कि उड़ीसा में एक जगह है। कलिंग प्राचीन काल से ही हाथियों के लिए विख्यात था। कलिंग व्यापार का केंद्र था। समुद्र के किनारे होने की वजह कर वो व्यापारिक केंद्र भी था। सम्राट अशोक जो कि मगध के राजा और मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग पर जब इन्होंने आक्रमण किया, उस समय कलिंग के राजा आनंद पद्मनाभन थे। यानी कि ये युद्ध अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ। इस युद्ध में कलिंग में भयंकर और विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। लाखों सैनिक मारे गए, 1.5 लाख के आसपास सैनिक घायल हो गए, और ये युद्ध कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस युद्ध से वापस लौटते समय अशोक ने जो युद्ध के क्षेत्र में घायल सैनिकों को देखा, मृत सैनिकों को देखा, विधवाओं की चित्कार सुनी, बूढ़ी माओं की आवाज़ सुनी, बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी, और इन सारी परिस्थितियों ने अशोक के हृदय को ऐसा परिवर्तित किया कि उसने अपने पूरे शासनकाल में एक भी दूसरा युद्ध नहीं लड़ा। अशोक ने एकमात्र युद्ध लड़ा और वो था कलिंग का युद्ध।
और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और युद्ध के मार्ग से ही हट गया। तो ये दो युद्ध ईसा पूर्व में घटित हुई। और तीसरा युद्ध हम देखेंगे रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? रावर का युद्ध। भारत में पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत को विजय किया था। तो ये वही युद्ध था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध प्रांत पर विजय दिलाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। दाहिर जो कि ईरानी शासक था और सिंध पर उस समय उसका शासनकाल था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी था। जिस समय ये 712 में भारत की तरफ आया, उस समय इस्लाम धर्म के 5वें खलीफा मोहम्मद उमर का शासनकाल था और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया। इसके बाद हम देखते हैं पेशावर का युद्ध। पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये युद्ध 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा लड़ा गया था। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल के साथ ये युद्ध लड़ा था। हालांकि इस युद्ध में जयपाल ने गजनवी को पराजित कर दिया था। गजनवी जिसे किताबों का बहुत शौक था, कहा जाता है कि गजनवी जहाँ भी जाते थे इनके साथ 16 बैलगाड़ियों पर इनकी लाइब्रेरियाँ होती थी। इनके सैनिक धन संपदा लूटते थे और गजनवी वहाँ के पुस्तकों को एकत्रित करके अपने पास अपने पुस्तकालय में रखते थे पढ़ने के लिए। महमूद गजनवी के साथ ही शाहनामा के रचयिता फिरदौसी भारत आए थे। इसके बाद हम देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के युद्ध के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने वाले जयचंद थे। कन्नौज के शासक जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान को परास्त करना चाहते थे, उन्होंने ही गौर के शासक मोहम्मद गौरी को भारत आने का निमंत्रण दिया। 1191 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भिड़ंत होती है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के शासक थे और इनकी राजधानी अजमेर थी, ये जीत जाते हैं और गौरी को पराजित होकर वापस जाना पड़ता है। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन पुनः अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से वापस आते हैं और तराइन के द्वितीय युद्ध में इनके द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान हुए और पराजित गौरी हुए। और दूसरा युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया, लेकिन इस बार जीत गौरी की हुई और पराजय पृथ्वीराज चौहान की। इसी युद्ध के बाद भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर या कहें अपने गवर्नर के तौर पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय सत्ता सौंप देते हैं। लेकिन उससे पहले गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है। गौरी को बुलाने वाले जयचंद जब चाहते हैं कि गौरी भारत से अपनी सत्ता समाप्त करके चला जाए, तो इन दोनों के बीच भी युद्ध होता है जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और कन्नौज से जयचंद को नामो निशान भी समाप्त हो गया। इसके बाद होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना देखते हैं, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि उसे भारत आने का निमंत्रण राणा सांगा द्वारा दिया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ, इस युद्ध के बाद भारत में अफगान सत्ता समाप्त होती है और बाबर जो कि मंगोल से आया था, मुगल था, वो अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी जाती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त होता है और मुगलिया सल्तनत का काल शुरू होता है। ये सारे युद्ध हैं। इनमें से कुछ युद्ध
जो कि ईसा पूर्व में लड़े गए हैं। बाकी ये सब ईसवी में लड़े जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में भारत में रहते हुए 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये 4 युद्ध बाबर के जीवन में भारत में हुए थे। तो खानवा की युद्ध की यदि हम बात करें तो ये युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। जिस राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, सेम वही कैटेगरी जब गौरी को जयचंद ने बुलाया और बाद में गौरी और जयचंद में युद्ध हुई, तो फिर वही हाल यहाँ होता है कि बाबर को राणा सांगा निमंत्रण तो देते हैं, लेकिन जब बाबर आकर यहाँ की सत्ता पर अधिकार कर लेता है तो वो चाहते थे राणा सांगा कि वो वापस जाए। तो 1527 में खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। इसके बाद जब बाबर और आगे बढ़ता है तो 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। कहा जाता है कि बाबर को भारत बुलाने वालों में राणा सांगा के साथ साथ मेदिनी राय भी एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। इसमें मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर जीत जाता है। बाबर ने इसके ठीक अगले वर्ष 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया और घर पहुंच गया। शॉर्ट इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध इब्राहिम लोदी के भतीजे महमूद लोदी के द्वारा किया जाता है। महमूद लोदी और बाबर के बीच हुए इस युद्ध में महमूद लोदी तो हार जाता है, लेकिन बाबर तलवार से घायल हो जाता है और यही वजह उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। बाबर अंततः 1530 में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भतीजा था। इसके बाद हम देखते हैं हुमायूं के कुछ युद्ध। चौसा का युद्ध, बिहार के बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर, जो गंगा के किनारे है, 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं हार गया। हुमायूं को जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा में कूदना पड़ा और यही वो समय था जब गंगा में हुमायूं की जान अदगा खान नामक एक भिश्ती यानी मल्लाह ने बचाई, जिसे बाद में हुमायूं ने एक दिन का बादशाह भी घोषित किया था उपहार में। बहरहाल यदि बात चौसा के युद्ध की जाए तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ, हुमायूं पराजित हुआ और यह युद्ध 1539 में लड़ा गया। इसके बाद अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध। हुमायूं जब बचकर आगरा पहुंचता है तो पुनः सेना को एकत्रित करके शेरशाह सूरी को रोकने के लिए आगे आता है और कन्नौज में एक युद्ध होता है जिसे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1540 में होता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः परास्त कर दिया। हुमायूं की पूरी शक्ति खत्म हो गई, सत्ता हाथ से चला गया और हुमायूं को भागकर निर्वासन काल में जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो इसे कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद अगला युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1540 में गया हुआ हुमायूं पुनः जब वापसी करता है तो वो वर्ष होता है 1555 और इस समय हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। ये युद्ध हुमायूं ने अफगान पर अधिकार के लिए एक अफगानी सरदार सलार से किया था। किससे किया था? सलार खां से। और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और सलार खां हार जाता है और यहीं से फिर हुमायूं ने अपने शक्ति का विस्तार किया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं की तरफ से उसके सेनापति बैरम खान ने लड़ा और दूसरी तरफ था सूर राजवंश का सिकंदर शाह सूर। हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच 1555 में सरहिंद का युद्ध भटिंडा नामक स्थान पर होता है। इसे भटिंडा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में बैरम खां जो कि हुमायूं का सेनापति था वो जीत जाता है और सिकंदर शाह सूर हार जाता है
और यहाँ से फिर सत्ता में मुगलिया शासक हुमायूं की वापसी होती है। हुमायूं का ये दूसरा शासनकाल था जो इत्तेफाक से बहुत छोटा चला और लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई। इसके बाद अकबर राजा बना और पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत के प्रथम युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। इसके बाद ये युद्ध 1556 में ही लड़ा गया। ये वही वर्ष था जब हुमायूं की मृत्यु हुई और नाबालिग अकबर को गद्दी पर बैठाया गया और उसके संरक्षक के तौर पर बैरम खान नियुक्त किए गए। तालीकोटा का युद्ध, ये युद्ध अकबर के ही शासनकाल में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में जो राज्य जहाँ युद्ध कर रहे थे वो दिल्ली के राजा न होकर बहमनी साम्राज्य के राजा थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था, इसके 4 मुस्लिम राज्यों ने एक साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया था। यानी बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम शासक एक तरफ और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ, और इन दोनों के बीच हुआ तालीकोटा का युद्ध, इसमें बहमनी चारों सम्राट जीत गए और विजयनगर की सत्ता समाप्त हो गई। इसके बाद देखते हैं, आइए अगला युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद हम लोगों ने अभी 17 तक देखा, एक 18वां युद्ध हम लोग देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में लड़ा गया। मैंने स्क्रीन पे इससे पहले तालीकोटा के युद्ध तक लिखा था, अब उसके आगे हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 में लड़ा गया। और इस युद्ध को लड़ने वाले, वैसे तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में सेना का नेतृत्व मुगल सेनापति मानसिंह ने किया था। मानसिंह जो कि जोधाबाई के भतीजा थे, और राजपूत राजा महाराणा प्रताप, मानसिंह भी राजपूत, महाराणा प्रताप भी राजपूत, और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, ये युद्ध कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र राजपूत शक्ति थी महाराणा प्रताप की, जो अकबर से कभी भी अधीनता स्वीकार करके उनकी संबंध नहीं, एक मतलब कि एक कह सकते हैं कि समझौता नहीं किया, और अंततः ये लड़ते ही रहे। और महाराणा प्रताप और मानसिंह के इस युद्ध में मानसिंह यानी कि मुगल सेना जीत जाती है और महाराणा प्रताप को अपना जीवन जंगल में व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन महाराणा प्रताप कभी बंदी नहीं बनाए गए। इसके बाद अगला युद्ध है अहमदनगर का युद्ध। ये 1600 ईस्वी में अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी, इन्हें भी मध्यकालीन इतिहास में एक मजबूत स्त्री के तौर पर देखा जाता है, शासिका थी। तो गोंडवाना की रानी चांद बीबी और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में चांद बीबी की पराजय होती है और अकबर विजय हो जाते हैं। कौन विजय होते हैं? अकबर विजय होते हैं। इसके बाद असीरगढ़ का युद्ध। आप देखिएगा, तो अगर मुगलों के युद्ध की बात करें तो ज़्यादातर युद्ध में मुगल शासक बाबर से हुमायूं, हालांकि हुमायूं का काल उतना बढ़िया काल नहीं है, क्योंकि हुमायूं ने चौसा का युद्ध हारा, हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध हारा, लेकिन अकबर और बाबर इन्होंने लगभग युद्ध में जीत ही प्राप्त की। तो असीरगढ़ का युद्ध जो 1601 में लड़ा गया, 1576 में हल्दी घाटी, 1600 में अहमदनगर और 1601 में असीरगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य युद्ध हुआ था, और विजय जो होती है वो अकबर की होती है, अकबर विजय होता है। और इसके बाद हम जहांगीर और शाहजहां का वैसा कोई युद्ध देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगला युद्ध औरंगजेब का देखने को मिलता है, जिसे धर्मत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। ये युद्ध 1658 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब और दारा शिकोह जो कि उसके भाई थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद, ये सब आपस में भाई थे, लेकिन उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच एक युद्ध हुआ। दारा शिकोह, जिन्हें वेद और उपनिषद के फारसी अनुवाद के लिए भी जाना जाता है, तो धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब, हालांकि औरंगजेब की बहन जहांरा बेगम ने दारा शिकोह का इस युद्ध में साथ दिया था।
इसके बाद एक अंतिम युद्ध के तौर पर मध्यकाल के हम देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध। ये युद्ध भी सेम ईयर 1658 में ही लड़ा गया और सेम व्यक्ति औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य दो युद्ध हमको देखने के लिए मिलता है, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने दारा शिकोह की मदद करने के कारण ही तेग बहादुर को मौत की सजा दी थी। तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तो ये दो युद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध था जो औरंगजेब और दारा शिकोह उसके भाई के बीच ही लड़ा गया, लेकिन दोनों युद्ध में औरंगजेब ही विजय हुए। तो आज ये 22 युद्ध मैंने आपके साथ प्राचीन काल और मध्यकाल के डिस्कस किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको युद्ध का वर्ष, किसके बीच युद्ध हुआ और किसने युद्ध में विजय प्राप्त की, ये सारे बिंदुओं को सिलसिलेवार अपने कॉपी पर लिख लेना है। आपने पहले पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और इसका भी कर लें। और इसे करने के बाद मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, इसे 1 मिनट आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और कॉपी पर एक अच्छा सा पॉइंटेड नोट तैयार करें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कॉपी पर लिखें, हमारे साथ एक बार सुने, आप देखेंगे कि आपको आराम से याद हो जाएगा। अब बारी आती है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न हमारा करंट से है। मैं करंट से आपके लिए एक प्रश्न आज दे रही हूँ। आपको बताना है कि भारत ने 16 फरवरी को अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया था। 16 फरवरी 2022 में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ। आपका प्रश्न आज के लिए यही है। करंट का क्वेश्चन है, ये फरवरी माह भी चल रहा है और फरवरी का ही प्रश्न है कि 16 फरवरी 2022 को भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर कमेंट में दें, आपके उत्तर का हमें इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।